केवल प्रस्ताव पर्याप्त नहीं। क्या मायने हैं इसके कि केवल प्रपोजल मत रखो। प्रपोजल ही सब कुछ नहीं है, प्रस्ताव से ही कार्य नहीं हो जाते, प्रस्ताव ही सब कुछ नहीं है। समाजवादी विचारक थे एक प्रोफेसर एन.जी. रंगा, समाजवादी विचारक, उसी विचारधारा के जिस विचारधारा में नेहरू बढ़े पले थे। समाजवादी विचारधारा के ये जो समर्थक थे और किसान आंदोलन के नेता थे, इनका तो कहना था कि वास्तविक अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं है, वास्तविक अल्पसंख्यक कुछ अन्य धर्मों के धर्मावलंबी नहीं है, वास्तविक अल्पसंख्यक तो गरीब और दबे कुचले लोग हैं। वास्तविक अल्पसंख्यक हम उन्हें माने संख्या के आधार पे नहीं, उनकी स्थिति के आधार पे। गरीब लोग, निर्धन लोग। अतः अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या संख्या के आधार पे नहीं करें, बल्कि आर्थिक स्तर के आधार पे की जाए, ऐसा प्रोफेसर एन.जी. रंगा का मानना था। संख्या के आधार पे नहीं, कम संख्या है इसलिए अल्पसंख्यक कहलाए नहीं, निर्धन है इसलिए अल्पसंख्यक हों। अर्थात अल्पसंख्यक शब्द स्वयं में इसके अर्थ को बदला जाए, इसको पुनः परिभाषित किया जाए। उद्देश्य प्रस्ताव का एन.जी. रंगा ने बहुत स्वागत किया, जो पंडित नेहरू के द्वारा पढ़ा गया था 13 दिसंबर को, और जिस पर डिबेट चल रहा था। इस डिबेट के दौरान डिबेट प्रस्ताव का एन.जी. रंगा स्वागत करते हैं, उसके अंदर की निहित भावनाओं का स्वागत करते हैं और स्वागत करते हुए कहते हैं कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को जो कानूनी अधिकार प्रदान किए जाने की बात की जा रही है, वह बड़ी प्रसन्नता की बात है। प्रत्येक व्यक्ति को जो कानूनी अधिकार दिए जाने की बात की जा रही है, वो बड़ी अच्छी बात है, किंतु इसके साथ ही साथ कुछ सीमाएं भी तय की जाएं। अधिकार देने पर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, रंगा जी का कहना था। सभी को समान कानूनी अधिकार देने की बात बहुत अच्छी है, कर्णप्रिय है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि यदि हम इन अधिकारों की बात कर रहे हैं, कानूनी अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो हम इन कानूनी अधिकारों के उपयोग की सीमाओं की बात भी अवश्य करें। उन्होंने बारंबार इस बात की ओर संकेत दिया, इशारा किया, एक तरीके से वार्निंग दी, चेतावनी दी। रंगा का कहना था कि संविधान समस्त अधिकारों को लागू करने के प्रभावी इंतजाम के बिना ये अधिकार निरर्थक हैं। यानी संविधान जो है वो सुनिश्चित करे कि ये जो अधिकार हम दिए जाएंगे, ये प्रभावी तरीके से इनकी मॉनिटरिंग होगी, प्रभावी तरीके से इनका इंतज़ाम होगा, अन्यथा ऐसे अधिकार निरर्थक हो जाएंगे। क्योंकि यदि इन अधिकारों पर प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि अधिकार दूसरों के अधिकारों का हनन करने लगें। तो रंगा चेतावनी देते हुए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। आगे प्रोफेसर एन.जी. रंगा कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जाएं जिसके अंतर्गत जनता प्रभावशाली ढंग से इन अधिकारों का उपयोग कर सके। ऐसी स्थिति निर्मित, ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें संविधान के तहत दिए गए अधिकारों का उचित उपयोग जनता करे। दूसरे शब्दों में संभवतः वह जनता में उस तरह के भय की भी बात कर रहे हैं जो उनके अनुसार नागरिकों में रहना चाहिए। ऐसा भय जिसके तहत ये सुनिश्चित हो कि हम लोग इन कानूनी अधिकारों का उचित उपयोग कर रहे हैं, हनन नहीं कर रहे हैं, और ये भय जो है वो कानून के रिस्पेक्ट की तरह हो। प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए ज़रूरी है कि जनता के बीच में एक पॉजिटिव माहौल ऐसा तैयार किया जाए, ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे जनता सजग होकर
अधिकारों का उपयोग तो करे पर उनकी सीमाएं भी जाने। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए रंगा कहते हैं, उन्हें सहारों की आवश्यकता है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए बस। उन्हें सहारों की आवश्यकता है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। सहारे से क्या तात्पर्य? सहारे शब्द से उनका तात्पर्य था संबल। कुछ ऐसे अतिरिक्त प्रावधान इन लोगों के लिए कर दिए जाएं जिसके बल पर वो सीढ़ी को चढ़ सकें। सहारा चाहिए, सपोर्ट। प्रारंभ में सीढ़ी में चढ़ने के लिए सपोर्ट इनको दे दिया जाए, और सपोर्ट किस रूप में हो? इन लोगों के लिए, निर्धनों के लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधान के रूप में, क्योंकि निर्धनों को वो अल्पसंख्यक मानते थे। और यदि हम ऐसा कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। एन.जी. रंगा ने जन सामान्य और संविधान सभा में प्रतिनिधित्व के मामले पर जब बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों, ये जो विद्यमान जो चौड़ी खाई बन गई है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, इसकी ओर ध्यान दें। जो लोग पृथक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं वो इतिहास के पन्ने को पलट कर देखें, उन दृश्यों को देखें जो उनके सामने आज और कल गुजर रहा है, दिन प्रतिदिन गुजर रहा है, जिसमें हिंसा है, सांप्रदायिक दंगे हैं, हत्याएं हैं, विभाजन की विभीषिका है, शरणार्थियों का गमन निर्गमन है, आदि आदि। और ऐसा करते हुए उनका कहना है, हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्या ऐसे समाज का जिसमें ये सब घट रहा है? अपने देश की आम जनता का? और उसके बावजूद हमसे अधिकांश लोग उस जनता की मांग नहीं है। हम लोग इस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निर्धनों का, निर्बलों का, पीड़ितों का, कमजोर तबके का, लेकिन इन तबकों के लिए हम कोई बात नहीं रख रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ा विरोधाभास है हमारे इस प्रतिनिधित्व पर। अपने देश की आम जनता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं और उसके बावजूद हम में से अधिकांश लोग उस जनता की मांग नहीं है। हम उनके हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, किंतु जनता स्वयं संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। जनता तो जनता है, जनता ने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, तो प्रतिनिधि के रूप में हमें जनता की भावनाओं को यहाँ प्रदर्शित करना है, जनता की भावनाओं को यहाँ रखना है, जनता की भावनाओं के अनुरूप यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान करने हैं। और हमारे लिए जनता यानी वह तबका जिसे वे अपने तरीके से अल्पसंख्यक कहते थे, ऐसे अल्पसंख्यक जिसका आधार धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक हो। आगे वो विश्वास करते हैं कि इस सोच को बदलने में कुछ समय लग सकता है, ऐसी सोच आने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन तब तक हम उनके ट्रस्टी तो रहें, तब तक हम उनके हिमायती रहें और कम से कम उनके पक्ष में आवाज़ उठाने का भरसक प्रयास इस मंच पे तो करें। अर्थात प्रोफेसर एन.जी. रंगा भी जनता की इच्छा की ओर बारंबार इशारा करते हैं। जो अभी हमारा विषय है, लोगों की इच्छा, उसमें एन.जी. रंगा का कहना है कि केवल प्रस्ताव ही पर्याप्त नहीं होगा। प्रस्ताव किनके लिए? हम यहाँ किनके रक्षक के रूप में हैं? हमारे लिए ये सोचने की बात है कि हम किनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारतीयों का तो कर रहे हैं, पर भारतीयों में किन तबकों का? हमें सोचना होगा कि अल्पसंख्यक हमारे लिए कौन है, आदि आदि। ऐसी बहुत सी बातें प्रोफेसर एन.जी. रंगा ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव में, या धन्यवाद प्रस्ताव तो नहीं कहेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने रखी। और ये बहुत अहम बात है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इस तबके का हिमायती बनना होगा,
हमें उस तबके का ट्रस्टी बनना होगा, हमें उस तबके की तब तक आवाज़ उठाते रहनी होगी जब तक कि वे लोग सीढ़ी न चढ़ने लगें, जब तक वे लोग इतना सबल ना हो जाएं कि स्वयं आगे बढ़ने लगें। तब तक कम से कम हिमायती होते हुए, हितैषी होते हुए, ट्रस्टी होते हुए उनके लिए सहारा तो बन सकते हैं। प्रोफेसर एन.जी. रंगा ने जहां प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाए, यानी हम वास्तव में उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर बैठे हुए, या अपनी बातचीत से कर रहे हैं जो समाज जनता कहलाती है, जिसे हम जनता कहते हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये आह्वान भी किया कि हम बार बार सोचें अपनी कार्य प्रक्रिया के दौरान कि हम वास्तव में उनकी आवाज़, जनता की आवाज़ को संविधान सभा तक ला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एन.जी. रंगा ने ही इस तरह की जनता की श्रेणी में आदिवासियों को भी लिया। उनका कहना था कि आदिवासी भी ऐसे ही समूहों की श्रेणी में आते हैं। आदिवासी समूह के प्रतिनिधि जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जयपाल सिंह, बड़े प्रभावशाली वक्ता, बड़े कुशल वक्ता थे। उन्होंने आदिवासियों के पक्ष में बात करते हुए और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत किया और अपने विचारों को कुछ इस तरह से सामने रखा कि एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह आशा नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता हूँ। बड़ी साफ बात, साफ गोई से उन्होंने कहा कि जो भी प्रस्ताव है इसकी पेचीदगी, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको समझने की क्षमता मुझ में नहीं है, मैं एक आदिवासी हूँ। बड़ा सरल उनका विचार था। किंतु मेरा विवेक कहता है, कॉन्शंस, विवेक यानी कॉन्शंस, मेरा कॉन्शंस कहता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर संघर्ष करना चाहिए जिसकी चर्चा प्रस्ताव में है। रास्ता जो इसमें दिया हुआ है, मेरा विवेक कहता है इस प्रस्ताव में दिए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए और इसके लिए संघर्ष करना चाहिए मिलकर, एकजुट होकर। वे आगे कहते हैं, महोदय, यदि भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ उचित बर्ताव नहीं किया गया है तो वो मेरा समूह है। जयपाल सिंह, संविधान सभा के सदस्य, अपने समूह की आवाज़ उठाते हुए कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा शोषित दलित यदि कोई समूह है जिसके साथ अनादिकाल से उचित बर्ताव नहीं हुआ तो वो मेरा समूह है। उन्हें पिछले 6000 वर्षों से अपमानित किया गया, उपेक्षित किया गया और मेरे समाज का जो सारा इतिहास है वो भारत में गैर मूल निवासियों के हाथों शोषण का और छीना झपटी का इतिहास रहा है। बड़ी तकलीफ से, बड़े अफसोस के साथ उन्होंने, जयपाल सिंह ने इस बात को कहा कि यदि आदिवासियों के इतिहास पर नज़र डाली जाए तो मात्र एक ही चीज़ सामने आती है, शोषण और छीना झपटी। उनके संपत्ति की, उनकी भूमि की, उनकी जीविका की, और वो इशारा करते हैं गैर मूल निवासियों की ओर। गैर मूल निवासी से तात्पर्य ये है कि आदिवासी जहाँ मूलतः बसते हैं या बसे, वहाँ से जिन लोगों ने उन्हें विस्थापित किया, जिन लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया, उनकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि इनके द्वारा सतत रूप से शोषण किया गया है और इसीलिए विद्रोह और अव्यवस्था की भावना भी फैली है। इसके बावजूद वे आगे कहते हैं कि इसके बावजूद भी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूं। यानी चूंकि ये सब बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव की पेचीदगियों को न समझते हुए भी मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को पूर्णतः स्वीकार करता हूं
उनके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये किनके बयान हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू की ये विश्वसनीयता थी संविधान सभा के सदस्यों में। मैं आप सबके इस संकल्प का विश्वास करता हूं कि हम अब एक नवीन अध्याय लिखने जा रहे हैं, नवीन अध्याय की रचना करने जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके पास अवसरों की समानता होगी और जहां किसी की उपेक्षा नहीं होगी। अर्थात जयपाल सिंह जी सतत रूप से उस उपेक्षित समाज, उस उपेक्षित तबके की बात कर रहे थे जो हजारों वर्षों से कुंठित थे, उन्हें दबाया गया था, शोषित किया गया था और अपमानित किया गया था। जयपाल सिंह आगे कहते हैं कि यद्यपि आदिवासी कबीले की संख्या अल्पसंख्यक के बराबर तो नहीं है, वे लोग अल्पसंख्यक तो नहीं हैं, आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक तो नहीं है, फिर भी उन्हें संरक्षण की ज़रूरत है। यानी उनके लिए कुछ विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। उन्हें आदिम और पिछड़ा माना जाता है और उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है और देखा जा रहा है। उपेक्षा बहुत ही अपमानित हीन भावना रहती है शब्द में, उपेक्षा में। कोई किसी की उपेक्षा कर दे तो वह व्यक्ति बहुत अपमानित महसूस करता है। यहाँ पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा तबका हजारों वर्षों से उपेक्षित रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं आदिवासियों के अंदर कितनी कुंठा होगी। तो इन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता रहा है। यद्यपि जयपाल सिंह पृथक निर्वाचिका के पक्ष में तो नहीं थे, जिसका जिक्र मैंने पूर्व में बी बोरकर के बयान के आधार पर दिया है। उनके बयान को कोट करते हुए उसके पक्ष में तो वो नहीं थे, किंतु वे विधायिका में आदिवासियों के प्रतिनिधित्व के लिए सीटों के आरक्षण की बात जरूरी रखते मानते थे। उनका कहना था आप अलग निर्वाचिका ना रखें, लेकिन यदि इनको उठाना है और जल्दी से जल्दी उठाना है, बिना विलंब किए समाज को समानता के दर्जे पर लाना है, तो ज़रूरी है कि इनके लिए इसी विधायिका में, जिस विधायिका से हम सरकार चुनेंगे, उस विधायिका में इनके लिए पर्याप्त आरक्षण हो। आदिवासियों और शेष समाज के बीच जो भावनात्मक और भौतिक दूरियां हैं, उसे समाप्त करने की ज़रूरत है, उसे हटाने की ज़रूरत है। और अंत में बड़े ही मार्मिक शब्दों में कहते हैं, हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, हम आपके साथ मेल जोल चाहते हैं। कितनी करुणा है उनकी बातों में, कितनी पीड़ा है उनकी बातों में। ये सब कहते हुए जब संविधान सभा के सामने वे आदिवासियों की स्थिति का जिक्र करते हैं, यद्यपि वो स्वयं आदिवासी हैं, और ऐसा कहते हुए कहते हैं, अनुरोध करते हैं सांसदों से, अनुरोध करते हैं संविधान सभा के सदस्यों से कि हमारे साथ मिलिए, हम तो आपके साथ मिलने के लिए त्वरित हैं, उत्साहित हैं, उतावले हैं। तो मेल जोल के साथ चलें। इसलिए पृथक निर्वाचिका, पृथक विधायिका की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसी विधायिका में साथ में आरक्षण के माध्यम से इन लोगों की सीटें निर्धारित कर दी जाए। अगला बिंदु, हमें हजारों सालों तक दबाया गया है। शीर्षक है, हमें हजारों सालों तक दबाया गया है। हमें कौन है, किसने दबाया है और क्यों दबाया है? और संविधान सभा जैसी जगह पर, जहां पर संविधान कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही हो, वहां पर ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? ऐसी दर्द भरी बातें क्यों आ रही हैं? मात्र इसलिए
कि ऐसा बताते हुए अपने पुराने इतिहास को सामने रखने की कोशिश की जा रही है ताकि संविधान सभा के सदस्य संविधान बनाते समय इतिहास की इस पुरानी गलतियों को ध्यान में रखें और इतिहास पुनः न दोहराएं। प्रयास करें कि ये जो भावनाएं जनता के एक वर्ग में आई है कि हमें हजारों साल तक दबाया गया है, ये भावनाएं अब पूरी तरह से निकाल दी जाएं। दलित जातियों के अधिकारों का प्रश्न, दलित जातियों के अधिकारों का प्रश्न वह भी बड़ी लंबी चर्चा का विषय रहा। दलित जातियों के कुछ सदस्यों का विचार था कि संरक्षण और बचाव के द्वारा, दो माध्यम, संरक्षण प्रोटेक्शन और बचाव के द्वारा, पैट्रोनेज और प्रोटेक्शन के द्वारा अस्पृश्यों की समस्या का निराकरण नहीं किया जा सकता। अस्पृश्य, अछूत, आपको मालूम होगा कि भारत में पूर्व में आज से 70, 80, 100 वर्ष पूर्व तक जनता का एक तबका ऐसा था जिसे अछूत माना जाता था, अस्पृश्य माना जाता था, जिन्हें छूना नहीं है ऐसा माना जाता था। और यदि छू लिया, उसे देख लिया, तो फिर पवित्र होने के लिए स्नान ध्यान करना पड़ता था। समाज के इस वर्ग के लोगों को शहर से बहुत दूर रखा जाता था। आप सोच सकते हैं कि इनके साथ कैसा व्यवहार उसी समाज के अन्य वर्ग के लोगों ने किया है, उसी सभ्यता के अन्य वर्ग के लोगों ने किया है। तो बहुत लोगों का विचार था कि ये जो अछूतों की समस्या है, जिन्हें दमित जाति के रूप में देखा जाए, दमित जाति नाम दिया गया है, इनकी समस्या का समाधान मात्र संरक्षण से या बचाव से नहीं होगा। सोच जाति आधारित समस्या के कायदे कानून और नैतिक मूल्य उनकी अपंगताओं के प्रमुख कारण थे। ऐसे विचारकों का जो संरक्षण और बचाव आदि तरीकों के खिलाफ थे, उससे समझते थे कि संरक्षण और बचाव पर्याप्त इलाज नहीं है। उनका कहना था कि जाति आधारित जो कायदे कानून बने हैं, जाति पर आधारित, और जाति पर आधारित जो नैतिक मूल्य बने हैं, उनकी अपंगताएं इसके प्रमुख कारण हैं। तथाकथित स्वर्ण समाज उनकी सेवाओं के श्रम का प्रयोग तो करता है, किंतु उनके साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने से कतराता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जो सवर्ग समाज है, सवर्ण समाज है, सवर्ण समाज यानी जो, यदि हम जातियों की बात करें तो ऊपर की जो जातियां थीं, वे जातियां उनकी सेवाएं तो लेता है, उनका श्रम भी लेता है। और सेवाओं और श्रम से तात्पर्य क्या है? उन लोगों की मदद से सफाई वगैरह करवाता है, उन लोगों की मदद से वे अन्य ऐसे काम करवाता है जिसे वे स्वयं घिनौना समझता है। यदि घर के आसपास कोई सड़ांध हो, दुर्गंध आ रही हो, गंदगी हो, जानवर दुर्भाग्य से मर गया हो, तो उसे उठाने के लिए, क्षेत्र की सफाई के लिए और अन्य मजदूरी जैसे कार्यों के लिए सवर्ण समाज इनको बुला लेता है, उनकी सेवा ले लेता है। लेकिन जब एक सामाजिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर इनकी उपस्थिति को वह नागवार गुजरता है उस पर। ऐसा क्यों? सामाजिक संबंध स्थापित करने से कतराता क्यों है? उन लोगों के साथ वैवाहिक संबंध क्यों नहीं स्थापित होते? उन लोगों को अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? जब श्रम और सेवा उनसे ली जा सकती है तो फिर अपनी खुशियां भी उनके साथ बांटी जा सकती हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा है। मद्रास के सदस्य एक थे जे नागप्पा। जे नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से अस्पृश्य अल्पसंख्यक नहीं है, माना।
संख्या की दृष्टि से अछूत लोग अल्पसंख्यक नहीं हैं, क्योंकि वे जनसंख्या के लगभग 20-25% का निर्माण करते हैं। 20 से 25% लोग अछूत श्रेणी में आते थे। उनकी समस्याओं का मूल कारण उन्हें समाज एवं राजनीति के हाशिए पर रखा जाना है। हाशिया मतलब किनारा, समाज के अंतिम छोर पर। सामाजिक व्यवस्था ऐसी बना दी थी सवर्ण लोगों ने, उच्च वर्ग के लोगों ने, कि इन लोगों को हाशिए पर रखा था, किनार कर दिया था, दरकिनार कर दिया था। और राजनीति में तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। किसी भी तरह के अधिकार इनको राजनीति में नहीं थे। तो इस प्रकार उनकी समस्या का मूल कारण समाज और हाशिए से अलग रखा जाना है। वे न तो शिक्षा पा सके और न ही शासन में भागीदारी। इसलिए नागप्पा का कहना है कि हम सदा कष्ट उठाते रहे, हम सदा तकलीफ उठाते रहे, लेकिन अब नहीं उठाएंगे, अब बहुत हो गया। अब कष्ट उठाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं, पहले से सजग हो गए हैं, पहले से चैतन्य हो गए हैं, और हमें मालूम है कि हमें अपनी बात कैसे मनवानी है। यानी एक तरीके से अब ये जो वर्ग है वह जागरूक हो चुका है और अपनी बात बड़े ताकत से रखने के लिए तैयार है। ऐसा नागप्पा का कहना था। श्री नागप्पा कहते हैं कि हमें मालूम है कि अपनी बात हमें कैसे मनवानी है। इसी तरह की बातें कुछ अन्य लोगों ने भी की, जिसमें एक तरीके से धमकी भी हम कह सकते हैं, लेकिन उसके पीछे, धमकी के पीछे समाज का हित निहित था, और समाज के हित में ही तो देश का निहित है। मध्य प्रांत से केजे खंडेलवाल आए थे। उन्होंने कहा कि सवर्ण बहुमत वाली संविधान सभा जो यहाँ है उसे मैं संबोधित कर रहा हूँ, हमें हजारों वर्ष तक दबाया गया है। ऐसा कहते हुए मुझे इस सवर्ण बाहुल्य संविधान सभा में कोई हिचक नहीं है। हमें इस तरह दबाया गया कि हमारे दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती, और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है। कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा इन लोगों ने हजारों साल में देखी है। ये बयान इस बात का परिचायक है, ये बयान इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कथन कि हमें हजारों वर्षों तक दबाया गया, और इस हद तक दबाया गया कि हमारा दिमाग, हमारा देह, और अब तो हमारा दिल भी काम करना बंद कर दिया है। भाव शून्य हो चुका है, उसमें किसी भी तरह की भावनाएं, इमोशंस अब नहीं हैं। न ही अब हम आगे बढ़ने लायक रह गए हैं, तो हमारी स्थिति तो वैसे ही है। यानी बड़ा अफसोस जाहिर किया। हजारों साल से हमें दबाया गया है। बहुत सटीक वाक्य संविधान सभा की जिरह के दौरान, और इससे काफ़ी लोगों पर प्रभाव पड़ा। हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ था उस काल में अंबेडकर ने इन दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी। अब देखिए, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था 1930-40 के दौर में, B.R. अम्बेडकर, इन्होंने उस समय तो मांग की थी पृथक निर्वाचिका की, क्योंकि श्री अम्बेडकर भी उसी वर्ग से आते थे जिस वर्ग की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, और जिसने अनादिकाल से शोषण ही झेला है। तो प्रारंभ में B.R. अम्बेडकर भी पृथक निर्वाचिका के पक्ष में थे, लेकिन गांधी इसका सतत विरोध कर रहे थे, क्योंकि गांधी को लगता था कि ऐसा करने से जो समुदाय है वो हमेशा के लिए पृथक हो जाएगा। और हिंदू मुस्लिम का उदाहरण ये बताता है, मुस्लिमों के लिए पृथक प्रावधान किए गए, परिणाम क्या हुआ कि मुस्लिम लोगों ने विभाजन ही करवा दिया, देश का विभाजन ही करवा दिया। यही संशय महात्मा गांधी के मन में भी था, और उन्हें डर था कि यदि उनके लिए पृथक निर्वाचिका जैसा प्रावधान किया गया तो वो समाज से
बिल्कुल पृथक हो जाएंगे, यानी अलग देश या अलग चीज़ ही बन जाएंगे। विभाजन के परिणाम स्वरूप जो हिंसा हुई, विभाजन के परिणाम स्वरूप जो रक्तपात हुआ, इसको देखकर अंबेडकर पिघल गए और उन्होंने अपना विचार बदल दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि विभाजन में जो रक्तपात और हिंसा हुई है, विभाजन में जो कड़वाहट है, उसका प्रारंभ इसी पृथक निर्वाचिका या पृथकता के विचारों से ही हुआ था, जो अंग्रेजों ने वो बीज बोए थे। 1906-07 से लेकर आने वाले 40 वर्षों तक, लगभग 1947 तक, अंग्रेजों ने जिस तरीके से मुस्लिमों को पृथकता के प्रति उन्हें प्रेरित किया, अलग रहने के लिए जैसे प्रेरित किया, हिंदू मुस्लिम ऐसी दो अलग अलग भावनाएं लाए, और जिस तरीके से इस सब घटनाओं की परिणति भयानक रक्तपात, जो आप सतत रूप से देख सकते हैं, भयानक विभत्स दृश्यों से हुआ है, उसको जब अंबेडकर ने देखा सुना, उन्होंने पृथक निर्वाचिका की बात को वहीं खारिज कर दिया। अंत में संविधान सभा द्वारा ये सुझाव दिए गए कि अस्पृश्यता को उन्मूलित किया जाए। पहला, इस बिंदु पर जो सहमति हुई, पहली बात थी कि इस बात पे सब सहमत थे कि अस्पृश्यता को पूरी तरह उन्मूलित किया जाए, आमूल चूल रूप से जड़ सहित उसे हटाया जाए, भले उसके लिए कितने भी कड़े कानूनी प्रावधान क्यों न करना पड़े। दूसरी बात, हिंदू मंदिरों के द्वार बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लिए खोल दिए जाएंगे। कोई भी हिंदू मंदिर उच्च वर्ग के लिए, सवर्ण वर्ग के लिए आदि आदि नहीं हो, सभी वर्ग सवर्ण वर्ग हैं, और इसीलिए मंदिर जो हैं वो हिंदुओं के हैं, उसमें सभी वर्ग के, सभी जाति के लोग हिंदू हैं, तो ये मंदिर जो हैं वो सभी के लिए खुले जाएंगे। तो दूसरा प्रावधान मंदिरों के संबंधित था। तीसरा, विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों, इसमें निचली जाति को आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण की बात हुई, पृथकता की बात नहीं हुई, एक आरक्षण दिया जाएगा। लोकतांत्रिक जो जनता थी, जिसने पेपरों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, संविधान सभा के बयानों से ये जब जाना कि ऐसे प्रस्ताव पारित हुए हैं, तो काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत स्वागत हुआ इन विचारों का। यदि अधिकांश लोग अभी भी मानते थे कि इससे समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि उनका मानना था कि सामाजिक भेदभाव को मात्र इस तरीके से दूर नहीं किया जा सकता। उनका ये मानना था कि ऐसे दूर नहीं होगा, ये तो भावना की बात है। कागज पर कानून लिख देने से ही पृथकता की भावना जो अब पनपने लगी है या अब गहरे पैठ कर गई है इस समाज में, वो हट जाएगी, संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है, ऐसा बहुत लोगों का कहना था। उनका विचार था कि सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए संवैधानिक कानून तो बने ही, लेकिन उसके साथ साथ समाज की सोच में भी परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है। कानूनी प्रावधान एक तरफ और दूसरी तरफ सोच में परिवर्तन, लोगों की जो सोच है उसमें बदलाव कैसे आए। हर जगह कानून की नजर नहीं रह सकती। भारत इतना विशाल देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है कि ये सुनिश्चित करना कि हर देश के हर कोने में, अंदरूनी इलाकों में कानूनी प्रावधान सक्षम रूप से लागू हो रहे हैं, ये संभव नहीं है। और खासकर उस समय तो बिल्कुल ही असंभव था, जब 1947 में ये इन पे बातें चल रही थी इन मुद्दों पर, क्योंकि उस समय न सीसीटीवी कैमरा थे, न मोबाइल थे, न संचार माध्यम थे, न आवागमन के साधन थे, आदि आदि।
तो ऐसी स्थिति में कैसे सुनिश्चित होगा कि इन अछूतों की, निम्न तबके के लोगों की जो अनेकों दशकों से, जो अनेकों शताब्दियों से जो समस्या चली आ रही थी, उस समस्या का निराकरण कैसे हो। तो उनका कहना था 2 तरीके हैं। संवैधानिक प्रावधान अपनी तरफ उचित है, होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है समाज में सोच में बदलाव, सामाजिक सोच में बदलाव, समाज में सोच में परिवर्तन, ये अत्यंत ज़रूरी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संविधान सभा के सदस्य अत्यधिक जागरूक थे, मुखर थे, अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र थे और साथ ही साथ विरोध को भी एक अच्छी भावना से लेते थे। इतने विरोध के बावजूद संविधान सभा का दौर, संविधान सभा के सेशंस, 11 सत्रों में संविधान सभा चली थी, जैसा मैंने पूर्व में बताया, और 2 वर्ष 11 महीने चली, यानी लगभग 3 वर्ष, 2 वर्ष से ज़्यादा 3 वर्ष। इतने लंबे काल में संविधान सभा ने जनता की आवाज़ को बखूबी सुना अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। विभिन्न जो स्रोत थे जहां से उन्हें जानकारी मिलती थी, उस जानकारियों के माध्यम से, विचार विमर्श के माध्यम से मुखर होकर अपने विचार जब इन्होंने रखे, तो निश्चित था कि एक अच्छा संविधान सामने बन के आएगा जो अपनी दृष्टि से सर्वोत्तम होगा।